आप देख रहे हैं न्यूज इनसाइडर के साथ प्रोग्राम स्पेशल रिपोर्ट, जिसमें दिन भर की अहम खबरें पहुंचाएंगे आप तक। लोकसभा में लगे गो टू पाकिस्तान के नारे जब नेशनल कॉन्फ्रेंस के मेंबर पार्लियामेंट आगा रहुल्ला मेहदी ने वंदे मातरम गाने से किया साफ इनकार। गो टू पाकिस्तान के नारे लोकसभा में गूंज उठे जब नेशनल कॉन्फ्रेंस के मेंबर पार्लियामेंट आगा रहुल्ला मेहदी की जानिब से जबरदस्ती वंदे मातरम गाने से साफ इनकार कर दिया गया। लोकसभा के इजलास में उनका तेज लेकिन पुरसकून जवाब पूरे सदन में अहम बहस का सबब बन गया। रहुल्ला मेहदी की जानिब से कहा गया है कि वंदे मातरम पर किसी को कोई एतराज नहीं है, सब इस कौमी नगमे का एहतराम करते हैं, लेकिन मसला तब पैदा होता है जब किसी को मजबूर किया जाए कि वो इसे गाए। उन्होंने जोर देकर कहा है कि जब ये कहा जाता है कि भारत में रहना है तो वंदे मातरम गाना होगा, तब नौजवान खास करके मुसलमानों में बेचैनी पैदा होती है। उनका यह भी कहना था कि दीनी पहचान इंसान की हमेशा की पहचान होती है, दीन आबादी होता है, पासपोर्ट, आधार और नेशनैलिटी जैसे कागजात तो दुनिया में ही रह जाते हैं, लेकिन इंसान अपने मजहबी यकीन के साथ ही कब्र तक जाता है। उन्होंने कहा, आप अपने दीन पर चलने के लिए आजाद हैं, मैं भी अपने दीन पर चलने के लिए आजाद हूँ। इस आजादी को कोई फोर्स, कोई दबाव, कोई नारा मुझसे छीन नहीं सकता, उनकी जानिब से साफ अल्फाज में कहा गया। नेशनल कॉन्फ्रेंस के मेंबर पार्लियामेंट की जानिब से बयान दिया गया कि वो कौमी नगमे का एहतराम करते हुए खड़े हो सकते हैं, लेकिन गाना उनके लिए मुमकिन नहीं और ये उनका मजहबी बुनियादी हक है जो कि आईन हिंद देता है। उन्होंने कहा, आप गाएं, हम इज्जत से खड़े हो जाएंगे, लेकिन मजबूरी कबूल नहीं है। आगा रहुल्ला की जानिब से कहा गया है कि सदियों से हर कौम अपनी आबादी, पहचान और मजहबी यकीन को सबसे बढ़कर समझती है। उन्होंने मिसाल दी कि हजारों लोगों ने अपनी नेशनैलिटी बदली, लेकिन किसी ने अपना दीन नहीं बदला, क्योंकि दीन आबादी होता है, बदलता नहीं। उन्होंने इजहार किया है कि जब आवाम रोटी, महंगाई, बेरोजगारी, साफ पानी, साफ हवा और रोजगार की बात करती है, तब सरकार इन असल मसाइल से तवज्जो हटाने के लिए मुसलमानों को निशाना बनाती है। उन्होंने बयान में कहा, आप लोगों को धोखा देना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि लोग महंगाई ना पूछें, बेरोजगारी ना पूछें, उनको बस ये दिखाया जाए कि हमने मुसलमानों को मजबूर किया कि वो वंदे मातरम गाए। रहुल्ला मेहदी की जानिब से सख्ती से कहा गया कि मुसलमान कभी भी किसी भी सियासी चाल का कुर्बानी बकरा नहीं बनेगा। उन्होंने कहा कि हम इस मुल्क की आजादी के लिए खून देते हैं, हमने खून दिया है और अगर आजादी बचाने के लिए फिर देना पड़े तो हम फिर देने के लिए तैयार हैं। अगर हमें ऐसे लोगों से 1000 साल भी लड़ना पड़ेगा, हम लड़ेंगे, उनकी जानिब से जज्बाती लहजे में कहा गया। आखिर में नेशनल कॉन्फ्रेंस के मेंबर पार्लियामेंट आगा रहुल्ला मेहदी की जानिब से कहा गया कि उनका तवक्कुफ किसी भी दुश्मनी का निशान नहीं, बल्कि आईन के दिए गए हकूक का इस्तेमाल है। और उन्होंने कहा, और ये हक किसी भी नारे, किसी भी आवाज और किसी भी सियासी दबाव से नहीं छीना जा सकता। नेशनल सॉन्ग है, हम उसका भी एहतराम करते हैं, उसमें दो राय नहीं है। आप गाए, हम एहतराम के लिए खड़े हो जाएंगे, मगर आप ये चाहेंगे कि हम भी गाए, मुमकिन ही नहीं है, हो ही नहीं सकता है। आप चाहेंगे, अब सब्र करो। बोलो। सुबह से इतने लोग बोलते आ रहे हैं, प्लीज चेयर को एड्रेस करें आप, तो जवाब सुनने का भी मादा रखा करो। आप गाइए, आप बोलिए नेशनल सॉन्ग है, कोई दो राय उसमें नहीं है, मगर हम पे थोपिए मत। कॉन्स्टिट्यूशन इस चीज की हमें आजादी देता है, और आप खुद कहते हैं कि वंदे मातरम गाने की ईजाद ही आजादी के लिए हुआ बेशक हो। आजादी किस चीज के लिए? आजादी इस चीज के लिए, हिंदू के हिंदू होने की आजादी, और इसी तरह से मुसलमान के मुसलमान होने की आजादी। इस खुसूसी प्रोग्राम को आप तक पहुंचाने में हमारे मोतबर साथी मेडस्टार मेडिकल सेंटर एंड सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नौगाम ने भरपूर ताउन किया है, जहां बैनुल-अक़वामी तजुर्बाकार और माहिर डॉक्टर्स की खिदमात दस्तयाब हैं। जदीद तशखीसी मशीनें, बेहतरीन इलाज और इत्मीनान बख्श सहूलियात के साथ गोल्डन कार्ड की सहूलत भी मैसर है। मेडस्टार मेडिकल सेंटर एंड सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नौगाम, श्रीनगर। मेंबर पार्लियामेंट इंजीनियर रशीद का वजीर दाखिला को खत, जम्मू कश्मीर कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की उम्र हद 37 साल मुस्तकिल तौर पर मुकर्रर करने का किया मुतालबा। अवामी इत्तेहाद पार्टी के चीफ स्पोक्सपर्सन इनामुन नबी की जानिब से मीडिया को वो जरखेज खत दिखाया गया है जो कि बारामुल्ला के मेंबर पार्लियामेंट इंजीनियर रशीद ने वजीर दाखिला अमित शाह को भेजा है। इस खत में उन्होंने JKCCE यानी जम्मू कश्मीर कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की उम्र हद के बारे में चल रही गैर यकीनी माहौल पर शदीद तशवीश का इजहार किया। इंजीनियर रशीद ने लिखा है कि JKCCE की उम्र हद के मुतल्लिक बार बार से बदलते ऐलान और मुख्तलिफ तकबीरें जम्मू कश्मीर के नौजवानों में गहरी परेशानी पैदा कर रही हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि इस मसले ने जवानों
नौजवानों को बेहद बेचैन और मायूसी में धकेल दिया है और एलजी इंतजामिया के अंदर भी अहम इदारों के दरमियान ही लाजमी समझी जाने वाली हम आहंगी भी मुतासिर हो रही है। मेंबर पार्लियामेंट इंजीनियर रशीद ने वज़ीर दाखिला अमित शाह को याद दिलाया है कि बहुत सालों से JKCCE के लिए 37 साल की बलाई उम्र को मुनासिब समझा जाता रहा है, क्योंकि जम्मू कश्मीर को दरअसल लंबी परेशानियों, बंदिशों और कमजोर प्राइवेट सेक्टर की वजह से अलग तरह के हालात का सामना है। उन्होंने ये भी नुमाया किया है कि मुल्क की अक्सरियत रियासतों में PCS इम्तिहान की बलाई उम्र कहीं ज्यादा तक है, लेकिन उनके मुताबिक मुल्क की ज्यादातर रियासतों में आज 40 साल तक की उम्र ओपन मेरिट के लिए मुकर्रर की जा चुकी है, जबकि जम्मू कश्मीर अभी भी 32 साल की पाबंदी पर कायम है। इस बड़े फर्क ने जम्मू कश्मीर के जवानों में नाइंसाफी का शिद्दत से एहसास पैदा कर दिया है। इंजीनियर रशीद की जानिब से जोर देकर कहा गया है कि इस मसले का मुस्तकिल हल जरूरी है। उनका यह भी कहना है कि JKCCE के लिए 37 साल की बलाई उम्र का दायमी तौर पर तय होना जरूरी है और हजारों मेहनती नौजवानों के लिए ये इंसाफ, सुकून और उम्मीद का सबब बन जाएगा। उन्होंने इस बात पर भी तवज्जो दिलाई है कि ऐसा फैसला आने वाली उलझनों, कोर्ट के केसों और मुसलसल परेशानियों को खत्म करेगा और उन उम्मीदवारों की मेहनत को बचाएगा जो कि सालों से इन इम्तिहानों की तैयारी कर रहे हैं। इंकशाफ के साथ ही अवामी इत्तेहाद पार्टी ने मुतालबा किया है कि वज़ीर दाखिला फौरन मुदाखलत करके यह मसला हमेशा के लिए हल करेंगे, ताकि जम्मू कश्मीर के नौजवानों का मुस्तकबिल महफूज हो सके। मेंबर पार्लियामेंट सजाद किचलू की जानिब से राज्यसभा में जम्मू कश्मीर की मुंतखब हुकूमत के बेख्तियार होने और यहाँ के नौजवानों के बिगड़ते हालातों का मुद्दा उठाया गया। तकरीर में बोले, हालात बद से बदतर हो रहे हैं लेकिन कोई अमल नहीं हो रहा। राज्यसभा के रकुन और नेशनल कॉन्फ्रेंस के रहनुमा सजाद किचलू की जानिब से आज आईवान में जम्मू कश्मीर की नाजुक सूरत हाल पर शदीद तशवीश का इजहार किया गया। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर को यूटी बनाने के बाद हालात लगातार बिगड़ रहे हैं, लोग मर रहे हैं लेकिन कोई अमल दिखाई नहीं देता। उन्होंने कहा कि वहां सारी इख्तियारात LG के हाथ में दे दिए गए हैं और मुंतखब हुकूमत को एक कदम आगे बढ़ाने तक की इजाजत नहीं है। सजाद किचलू की जानिब से कहा गया है कि जम्मू कश्मीर एक फलाही रियासत थी जहां पर ज़राए बहुत कम थे और सबसे बड़ा जरिया बिजली के वो बड़े बड़े हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट हैं जो कि NHPC और JKPDCL बनाते हैं। उन्होंने चनाब के किनारे बनने वाले 4 बड़े मसारिफ के प्रोजेक्ट कीरू, क्वाड, रैटले और पकलडू का भी जिक्र किया है, जिनका तकरीबन 1000 मेगावाट का कुव्वती निजाम है। उनका यह भी कहना है कि मकामी लोगों को जो काम और हकूक मुआहदे में वादे किए गए थे वो पूरे नहीं किए जा रहे। जमीन खोने वाले लोगों को ना तो रोजगार मिल रहा है, ना ही उनकी सही तरह से आबादी यानी कि रिहेबिलिटेशन हो रही है। उन्होंने इल्जाम लगाया है कि जो लोग अपने हकूक की बात करते हैं उनके खिलाफ नोटिस और कागजात जारी कर दिए जाते हैं। किचलू ने कहा कि प्रोजेक्ट बनाना जरूरी है, सरकार हमेशा चाहती भी है, लेकिन जमीनी सतह पर लोगों के साथ ज्यादा ज्यादतियां हो रही हैं। उन्होंने कहा आपको वसाइल चाहिए, पैसा चाहिए, लेकिन लोग बिल्कुल नहीं चाहिए। उनका मुतालबा था कि पार्लियामेंट की एक खास कमेटी जम्मू कश्मीर भेजी जाए जो कि वहां जाकर अपनी आंखों से देखे कि लोग किस हाल में जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं, किस तरह लोग मर रहे हैं और किस तरह हर चीज तबाह हो रही है। उन्होंने दोहराया है कि मौजूदा निजाम में LG को पूरा इख्तियार दे दिया गया है, पूरा कब्जा LG का है और मुंतखब हुकूमत बिल्कुल बेख्तियार हो चुकी है। आखिर में सजाद किचलू ने मजीद जोर देकर कहा कि जम्मू कश्मीर की आवाम की जिंदगी और उनके हकूक बचाने के लिए फौरन ही एक इम्तियाजी कमेटी भेजना बेहद जरूरी है, क्योंकि वहां के लोग दिन ब दिन गिरती हुई हालत का सामना अकेले नहीं कर सकते। लोग मर रहे हैं, वहाँ कुछ भी नहीं हो रहा है, सारा LG का शासन वहाँ चल रहा है। इलेक्टेड जो सरकार है उसको एक कदम नहीं चलने दिया जा रहा है। लिहाजा मेरी आपसे गुजारिश है कि एक स्पेशल कमेटी जो है वहाँ भेजी जाए और वो देखे कि वहाँ उन लोगों का हाल क्या है, वायलेशन हो रही है, डिफॉरेस्टेशन हो रही है, सब कुछ जो है खत्म किया जा रहा है। शुक्रिया। लोकसभा में आज वोट चोरी को लेकर भड़के कांग्रेस रहनुमा राहुल गांधी इलेक्शन कमीशन और इदारों पर हुकूमत के कब्जे का किया दावा। लोकसभा में इंतखाबी इस्लाहात पर बहस के दौरान ही लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी की जानिब से हुकूमत और इलेक्शन कमीशन पर सख्त इल्जामात लगाए गए हैं। उन्होंने दावा किया है कि हरियाणा असेंबली इंतखाब में बसे पैमाने पर बेकायदगी पर गड़बड़ी हुई है और ये सब कुछ इलेक्शन कमीशन की नई रिवाइज की वजह से किया जा रहा है। राहुल गांधी के मुताबिक वोटर लिस्ट में एक ब्राजीलियन औरत का नाम 22 मरतबा जबकि दूसरी औरत का नाम 200 मरतबा एक ही बूथ पर मौजूद रहा। उनका यह भी कहना था कि हरियाणा का इंतखाब छीना गया और इलेक्शन कमीशन ने इसमें सहूलियत दी।
राहुल गांधी की जानिब से कहा गया है कि मुल्क के इदारे कब्जा किए जा चुके हैं और वो सबूत पेश कर रही हैं कि इलेक्शन कमीशन भी इस कब्जे का हिस्सा बन चुका है। उन्होंने इल्जाम लगाया है कि आरएसएस का पुराना मंसूबा था कि मुल्क के इदारों को काबू किया जाए और अब वाइस चांसलर से लेकर हर मुख्तलिफ इदारों का और ओहदों तक अफराद को इस्तेकाक कर दिया गया है या फिर सलाहियत की बजाय मनसाबी लगावों पर भी उनकी बुनियाद पर उन्हें लगा दिया गया है। राहुल गांधी ने कहा कि सरकार ने सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स और मुख्तलिफ जासूसी इदारों को भी अपनी सोच के मुताबिक इस्तेमाल करना शुरू कर दिया ताकि मुखालिफ आवाजों को दबाया जा सके। उनका यह भी कहना था कि यह सब कुछ जमहूरियत को कमजोर करने का हिस्सा है। इस बहस के दौरान राहुल गांधी ने इंतखाब से मुतल्लिक कवानीन पर भी सवाल उठाए हैं। उन्होंने पूछा है कि सीसीटीवी कानून क्यों बदला गया और क्यों इलेक्शन कमीशन को इजाजत दी गई कि वो 45 दिन के बाद सीसीटीवी फुटेजेस तबाह कर दे। राहुल गांधी के मुताबिक ये सब कुछ इंतखाब चोरी यानी वोट चोरी के मंसूबे का हिस्सा नजर आता है। उन्होंने ये भी कहा है कि हुकूमत ने इलेक्शन कमिश्नर्स की तैनाती के तरीके को बदल दिया और चीफ जस्टिस को कमेटी से निकालकर हुकूमत को ज्यादा असरअंदाज बना दिया। राहुल गांधी के मुताबिक ये सब कुछ इलेक्शन कमीशन की गैर जानिबदारी को खत्म करने के लिए किया गया। उन्होंने कहा कि उनके पास वो सबूत मौजूद हैं कि इलेक्शन कमीशन सत्ता पर बैठे लोगों के साथ मिलकर इंतखाब को मोड़ देते हैं। उन्होंने ये सब पार्लियामेंट में रख दिया है। उनकी जानिब से कहा गया है कि इंतखाबी दफ्तर, वोटर लिस्ट और एसआईआर के अमल में शफाफियत गायब होती जा रही है। राहुल गांधी ने हुकूमत से 3 सवाल किए। पहला, इलेक्शन कमीशन की आजादी क्यों कमजोर की जा रही है? दूसरा, एसआईआर के दौरान वोटर लिस्ट की दोस्ती और ईमानदारी को कैसे यकीनी बनाया जाएगा? इलेक्शन कमीशन के फैसले हुकूमती मसलों से क्यों मेल खाते हैं और क्या हुकूमत पर्दा ट्रांसपेरेंट इस्लाहात करेगी? ये उनका तीसरा सवाल था। इस दौरान लोकसभा में एक तंज़ो तशवीश का लम्हा उस वक्त आ गया जब मरकजी वजीर किरण रिजिजू की जानिब से बीच में दखल देते हुए कहा गया कि राहुल गांधी असली मौजू पर बात नहीं कर रहे। इस पर हुकूमती और मुखालिफ बेंचों में हलचल पैदा हो गई। राहुल गांधी ने यह भी कहा है कि आरएसएस बराबरी के नजरिए को कबूल नहीं करता और उनके मुताबिक मुल्क का बुनियादी ढांचा तभी मजबूत होता है जब हर शख्स, हर जुबान, हर जात और हर मजहब का फर्द बराबर एक धागे की तरह ही मुल्क के कपड़े का हिस्सा समझा जाता है। उनकी इन बातों पर बीजेपी के अराकीन ने सख्त एहतजाज किया। राहुल गांधी ने स्पीकर से शिकायत भी की है कि उन्हें बोलने नहीं दिया जा रहा। उनका कहना था कि सरकार इलेक्शन कमीशन को इस्तेमाल करके हिंदुस्तान की जमहूरियत को नुकसान पहुंचा रही है। वहीं ट्रेजरी बेंचेस ने तमाम इल्जामात को तुरंत रद्द कर दिया, जबकि राहुल गांधी अपनी बात पर कायम रहे कि मुल्क के इंतखाबी निजाम को अंदरूनी तौर पर बदला जा रहा है और इसकी आजादी को खतरा है। वज़ीर दाखिला अमित शाह का आज आईवान में तहरीके सोच से भरपूर बयान। वंदे मातरम को इस्लामी हमलों, अंग्रेजी थोपने और तहजीबी कौमियत की जद्दोजहद से वाबस्ता दिया करार। राज्यसभा में वज़ीर दाखिला अमित शाह की जानिब से एक सख्त फिक्री बयान देते हुए कहा गया है कि वंदे मातरम की असल रूह सांस्कृतिक राष्ट्रवादी सोच यानी तहजीबी कौमी सोच से जुड़ी हुई है। उन्होंने कहा कि इस कलाम की पैदाइश उस दौर में हुई जबकि सदियों तक इस्लामिक हमले और फिर अंग्रेजी हुकूमत ने हिंदुस्तान की तहजीब को हिला दिया था और एक नई सभ्यता थोपने की कोशिश की थी। अमित शाह के मुताबिक इसी पसे मंजर में बंकिम चंद्रा ने वंदे मातरम लिखा, जिसकी मुल्क की बुनियादी तहजीब और कौमी जज्बा बहुत ही गहराई से छुपा था। शाह की जानिब से कहा गया कि बंकिम ने मुल्क को मां की हैसियत से तस्वुर किया और बगैर किसी वसीले के सरकारी पाबंदियों के बावजूद ये गीत पूरे देश में लोगों के दिलों को छू गया। उनका यह भी कहना था कि ना अंग्रेज और ना ही उनका साथ देने वाले इस गीत को रोक सके। अमित शाह ने इल्जाम लगाया कि जब वंदे मातरम 50 साल का हुआ तो मुल्क आजाद नहीं था और जब वो 50 साल का और हुआ तब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसे 2 हिस्सों में बांट दिया, जिसका नतीजा उनके मुताबिक मुल्क की तकसीम की सूरत में निकला। शाह ने कहा कि अगर वंदे मातरम को बांटा न जाता तो तकसीम शायद ना होती। उन्होंने ये भी कहा कि जब ये गीत 100 साल का हुआ तो इमरजेंसी के दौर में इसे पढ़ने वाले लोग जेल में थे और जब ये 150 साल का हुआ तो गांधी खानदान के दोनों अहम अराकीन सोनिया और राहुल पार्लियामेंट से गैर हाजिर थे। उन्होंने प्रियंका गांधी के उस बयान का भी हवाला दिया जिसमें उन्होंने कहा कि वंदे मातरम पर कोई बहस की जरूरत नहीं। अमित शाह के मुताबिक वंदे मातरम पर बहस आज भी जरूरी है और साल 2047 तक जरूरी रहेगी, जबकि हिंदुस्तान को महान भारत बनाना है। उन्होंने ऑपोजिशन के इल्जामात का जवाब देते हुए कहा कि अगर ये बहस सियासी मोड़ देने के लिए होती तो बंकिम का बंगाल से ताल्लुक होने के बावजूद ये कलाम पूरे मुल्क और दुनिया में कैसे फैला। शाह ने कहा है कि हिंदुस्तान एक ऐसी कौम है जिसके हदूद कानून से ज्यादा तहजीब तय करते हैं। बंकिम बाबू ने गुलामी के दौर में सबसे पहले इस सोच को आम किया। उन्होंने कहा कि हमारा मुल्क सिर्फ जमीन का टुकड़ा नहीं बल्कि माँ की तरह मुकद्दस है। उन्होंने गीत की उन तहरीरें का भी खास जिक्र किया है जहाँ पर मुल्क को दुर्गा, लक्ष्मी और सरस्वती की सूरत में तस्वुर किया गया। शाह ने कहा कि बहुत से आजादी के मुजाहिद जो कि फांसी पर चढ़ गए हैं उन लबों पर वंदे मातरम था। उन्होंने ये भी कहा है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने इस कलाम को कौमी तराने के बराबर रुतबा दिया था। उन्होंने कहा कांग्रेस पर तनकीद करते हुए कि अगर वो समझते हैं कि ये बहस तवज्जो हटाने के लिए है तो वो पार्लियामेंट का अमल क्यों रोक रहे हैं। आज की स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। दीजिए इजाजत। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ इनसाइडर 24/7।